हेलो बच्चों, हमने एक टॉपिक फ्रेडरिक विल्सन टेलर के जो 4 प्रिंसिपल के थे उनमें से एक प्रिंसिपल था हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। उसके अंदर एक टॉपिक था मेंटल एवोल्यूशन। तो जो मेंटल एवोल्यूशन एक अलग से भी आ सकता है आपको छोटा सा क्वेश्चन। बेसिकली मेंटल एवोल्यूशन मैंने बताया था क्या होता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट जो है आपस में लड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने कहा था कि क्या ज़रूरत है, एक कंप्लीट 360 डिग्री की ज़रूरत है। 360 डिग्री का ज़रूरत है कि मैनेजमेंट को और वर्कर्स को दोनों को एक दूसरे 360 डिग्री मेंटल कन्वर्शन की ज़रूरत है। यानी वो एक दूसरे को लड़े ना, हारमोनी ना करें, लड़ाई ना रखें। तो मेंटल एवोल्यूशन यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक वर्कर्स और एक मैनेजमेंट। बोथ ग्रुप डेवलप पॉजिटिविटी फीलिंग और कॉपरेशन विद ईच अदर। उन्हें एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करनी चाहिए, उन्हें पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए और कॉपरेशन दिखानी चाहिए। यानी कि उन्हें सोचना चाहिए कि भैया वर्कर को ये सोचना चाहिए कि जो मैनेजमेंट है इन्हीं के कारण हमारा घर चल रहा है, इन्हीं के कारण हमें सैलरी मिल रही है। ऐसे मैनेजमेंट को भी ये सोचना चाहिए वर्कर्स के कारण ही हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो एक दूसरे को शक की भावना से नहीं देखना चाहिए, उन्हें प्यार से करना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज हमारे कंपनीज में यही होता है कि वो वर्कर कहते हैं हम काम करते हैं, हमें पैसा से देते नहीं है और प्रॉफिट सारे ये ले जाते हैं, और मैनेजमेंट ये सोचती है काम चोर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे का कॉपरेशन दिखानी चाहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ रहना चाहिए। और यही माइंड रहना चाहिए कि वर्कर्स को चाहिए मैनेजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू समझना और मैनेजमेंट को चाहिए वर्कर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल एवोल्यूशन के टेक्निक का यही है बच्चों कि चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट। दोनों का मेंटल एटीट्यूड बदले, दोनों समझे हमें एक दूसरे की जरूरत है, हम दोनों एक दूसरे की बिना नहीं रह सकते, प्रोस्पेरिटी दोनों की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोऑपरेशन हो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, अगर कोऑपरेशन होगी वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में तो ही आपका आगे बढ़ सकेंगे। फीलिंग और सस्पिशन प्रीजुडिस एलिमिनेटेड, यानी एक दूसरे को शक की नज़रों से ना देखें। मैनेजमेंट और वर्कर दोनों समझे कि हाँ भाई दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। और हीन भावना प्रीजुडिस, क्योंकि ये तो छोटे वर्कर मैनेजमेंट कहेंगे ये तो छोटे आदमी है, इसकी बात क्या सुननी, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज मेंटल एवोल्यूशन। तो बच्चों ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो अब आ जाइए, जो हमने जो प्रिंसिपल्स पढ़े फ्योल के और टेलर के, ये प्रिंसिपल है क्या, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जो अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है। ये ब्रॉड है और जनरल गाइडलाइंस है जो आपको डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगी। जो आपको कहाँ हेल्प करेगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी फॉर यूज इन वर्क प्लेस एंड सेटल सिचुएशन। ठीक है बच्चों, तो अगर हम कहें कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। कहाँ हेल्प करेगी, डिसीजन मेकिंग में, जो कि वर्क प्लेस में और सेटल सिचुएशन में। यानी कि ये आपके प्रिंसिपल आपको एक राह दिखाएंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन और इस वर्क प्लेस पे आपको कैसे काम करना है, कैसे डिसीजन लेना है जिससे कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल कि कैसे हैं हमारे प्रिंसिपल, इनकी नेचर क्या है, इसके लिए जो मैंने एक्रोनिम बनाया है यूजीसी स्क्वायर एफ स्क्वायर बी। यूजीसी स्क्वायर एफ स्क्वायर बी इज एक्रोनिम। यू क्या है बच्चों, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो भी हमारी प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। क्या मतलब, ये चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे होम हो, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं चाहे स्कूल्स हो, हर जगह ये इनके जो प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं हम डिवीजन ऑफ वर्क। जो डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि हमें जितना भी काम है उन्हें स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए और उन्हें असाइन कर देना चाहिए डिफरेंट वर्कर्स को, ताकि वो एक ही वर्कर एक ही काम जब बार बार करेगा तो उसे क्या आ जाएगी बेटा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। और जब स्पेशलाइजेशन आ जाएगी तो इफेक्टिवनेस एफिशिएंट आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज़ चाहे घर में हो, आप बता दीजिए डिवीजन ऑफ वर्क घर में अगर हम कर दें, सारे काम बांट दें, तो वही बंदा छोटे छोटे काम एक सौंप दे तो हर उस काम में स्पेशलाइजेशन आ जाते हैं, चाहे घर में हो, चाहे स्कूल्स में, चाहे सब हो। डिवीजन ऑफ वर्क हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। तो जो आपको जो केस स्टडी आ सकती है वो डिवीजन ऑफ वर्क की बात करेगा और आप सोचेगा विच कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, तो आप कहोगे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। तो जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो ना प्रिंसिपल्स की बात करेगा और प्रिंसिपल से आपको उसका फीचर पूछेगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। तो अगर वो डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें तो याद रखना, जो डिवीजन ऑफ वर्क एक ऐसा एग्जाम्पल है, डिवीजन ऑफ वर्क चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल्स हो, होम हो, हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला है जनरल गाइडलाइंस। जो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये आपकी जनरल गाइडलाइंस है, गाइड है, बेस्ट वे बताते हैं
टू अचीव योर गोल्स। ये कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है, ये कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है कि आपने ये मतलब आप की नहीं है कि आपने ताला मतलब की घुमाई और ताला खुल गया। ये वो बेस्ट वे बताएंगे कि आपको कैसे किया जा सकता है। जैसे हम आपको बताते हैं कि भैया अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो कंसिस्टेंट पढ़िए, क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए, कोई चीज़ मिस ना कीजिए। तो ये भी जो आपको बेस्ट वे बताते हैं, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देते हैं, आपको बेस्ट बताएंगे अगर आप ये करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल एग्जांपल की केस स्टडी में अगर आ जाए तो फिर सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या कहता है कि अगर मैनेजर को अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही देखना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक मैनेजर है, उसका इंटरेस्ट है कि भैया अपने कज़न ब्रदर से खरीद ले गुड्स, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट है उससे ना खरीदा जाए क्योंकि उसकी गुड्स इंफीरियर क्वालिटी के हैं। तो ये आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पहले देखना चाहिए, अपना इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए। तो अगर ये आपको केस स्टडी आती है जो सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल टू इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट और आपसे पूछता है विच कैरेक्टरिस्टिक इट डिनोट, तो आपको जो जनरल गाइडलाइंस है ये बेस्ट आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में बेस्ट रास्ता बताते हैं, एग्जैक्ट सोल्यूशन दे रहे हैं कि ये बेस्ट रास्ता बता रहे हैं जी कि अगर आपका एक तरफ आपका ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट है और एक तरफ पर्सन इंटरेस्ट है तो आपको कहाँ देखना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को देखना चाहिए, पर्सन इंटरेस्ट को इग्नोर कर देना चाहिए। तो ये एक तरह की जनरल गाइडलाइन है। तो याद रखिएगा बच्चों, केस स्टडी आपको सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट जैसा एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ये प्रिंसिपल का है, तो आप बता देना भैया ये है जनरल गाइडलाइंस। ओके, आगे चलते हैं। जो जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं ये कैसे फॉर्म हुए हैं, प्रिंसिपल्स जो फॉर्म हुए प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर फॉर्म हुए हैं। ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर हुए हैं, ह्यूमन बींग्स के ऊपर हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स के ऊपर हुए हैं तो उससे ये फॉर्म हुआ है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो प्रिंसिपल डिसिप्लिन की बात करें कि प्रिंसिपल डिसिप्लिन कहता है कि अगर हम प्रिंसिपल डिसिप्लिन ये कहता है कि डिसिप्लिन जो है वो एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होना चाहिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े तो उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े उस पर फाइन्स और पेनल्टी लगानी चाहिए और इट इज़ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो ये जो आपके प्रिंसिपल डिसिप्लिन फॉर्म हुआ है कैसे हुआ है, आपका क्या कहते हैं प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से हुआ है कि भाई जिसने रूल तोड़े उसके फाइन लगाया तो बाकी सब भी डर गए, तो और उन्होंने रूल्स फॉलो किए। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज द परफेक्ट एग्जांपल कि भैया जितने ये कैसे फॉर्म हुआ कि हमने देखा कि जिन जिन लोगों ने रूल्स तोड़े उनके ऊपर हमने फाइन्स लगाए, पेनल्टीज लगाई, उन्होंने फिर उसके आगे से याद नहीं किया और दूसरों के लिए भी सबक हुआ। तो ये अगर आपसे प्रिंसिपल डिसिप्लिन की बात करें तो आप कहोगे प्रिंसिपल डिसिप्लिन कैसे फॉर्म हुआ है, एक्सपेरिमेंट करके कि जो हमने जिन लोगों ने आपने रूल्स तोड़े उनके ऊपर फाइन लगाया, उन्होंने आगे से ये फॉलो नहीं किया। तो दिस इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, नेक्स्ट फीचर है फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल चेंजिंग है, कीप्स चेंजिंग है। जैसे ये कहते हैं सेंट्रल एग्जांपल है आपका प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। वो कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ना पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए ना पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट जो डिसीजन होने चाहिए वो अपने पास रखने चाहिए और जो रूटीन मैटर है डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और वो भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा। तो अगर जो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है और पूछता है कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है तो आप बता देना ये फ्लेक्सिबल की बात हो रही है। फिर जो आपका जो प्रिंसिपल्स है नेक्स्ट फीचर है कंटीजेंट है। क्या है बेटा, कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब होता है सिचुएशनल है। जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेयर एंड जस्ट रेम्युनरेशन। अगर प्रिंसिपल फेयर एंड जस्ट रेम्युनरेशन की बात करें, प्रिंसिपल कहता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर एंड जस्ट रेम्युनरेशन देनी चाहिए, लेकिन फेयर एंड जस्ट रेम्युनरेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के ऊपर और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, कंपटीटर की सैलरी के ऊपर और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, मिनिमम वेजेस एक्ट के ऊपर। तो ये है ना कि ये सिचुएशनल है कि अगर सिचुएशन ऐसी है तो आप फेयर एंड जस्ट रेम्युनरेशन की डेफिनेशन बदलती रहेगी आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, कंपटीटर कितनी सैलरी दे रहा है और मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंगली। तो ये कंटीजेंट हो गया सिचुएशनल। आपकी सिचुएशन अच्छी है तो आप अच्छी सैलरी दे दो, अगर आपकी इतनी कैपेबिलिटी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप नहीं दोगे। कंपटीटर देखो कितना दे रहा है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप सैलरी दो, वो आपकी फेयर एंड जस्ट रेम्युनरेशन हो गई। तो जो अगर फेयर एंड जस्ट रेम्युनरेशन की बात पूछता है और कैरेक्टरिस्टिक पूछता है तो आप बताओगे कंटीजेंट है। आगे चलते हैं बिहेवियरल। बच्चों ये जो जितने भी प्रिंसिपल है ये ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर है, ह्यूमन बीइंग के नेचर के ऊपर है।
तो ये बिहेवियरल है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑर्डर, जो प्रिंसिपल ऑर्डर कहता है कि आपका हर देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, आपकी प्लेस होनी चाहिए एवरीथिंग के लिए और एवरीवन के लिए एक प्लेस होनी चाहिए, और हर जगह आपका वो मतलब उसी जगह होना चाहिए। जैसे मशीन की जगह होनी चाहिए, रॉ मटेरियल की जगह होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमें वो चीज़ मिल जाएगी। तो ह्यूमन, ये बिहेवियरल है, यानी ह्यूमन बींग्स के ऊपर है। ह्यूमन बींग्स अगर देयर इज अ प्लेस फॉर एवरी, जैसे प्रिंसिपल ऑर्डर कहता है कि देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग, अगर वो प्लेस होगी तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और ह्यूमन बींग्स का टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपका होगा। ठीक है। लास्ट जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी जो प्रिंसिपल है ना, ये आपको एक टेलर मेड सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका ये कॉज रहा तो इफेक्ट ये रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क, अगर आप डिवीजन वर्क करोगे तो स्पेशलाइजेशन आएगी, तो उसका इफेक्ट होगा स्पेशलाइजेशन आएगी। ऐसे जो ये जितने भी आपके प्रिंसिपल हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं, यानी आपको डिफरेंट सिचुएशन में आपको बताते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है बच्चों, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के ऊपर हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है अगर सेम रिजल्ट ले, लेकिन 90% आपका ये रिजल्ट दे देते हैं। हम कोशिश तो करते हैं, जितने भी प्रिंसिपल से कोशिश करते हैं कि भैया आपको ये वाला ये चीज़ लगा के ये आपका इफेक्ट ये आएगा, यानी डिवीजन ऑफ वर्क लगा के फॉर एग्जांपल स्पेशलाइजेशन आएगी। प्रिंसिपल ऑर्डर लगा के आपको आपकी क्या टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन डेवलप करते हैं, टेलर मेड सोल्यूशन देते हैं कि हमें ऐसी सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए। लेकिन फिर भी 100% ये नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन सेम हो, सिचुएशनल के ऊपर है। तो कॉज एंड इफेक्ट तो देते हैं लेकिन ये नहीं देते। इसके लिए जो मैंने जो एक्रोनिम बताया वो क्या है, UGC F²B। यू क्या बच्चों, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जी क्या बच्चों, जनरल गाइडलाइंस। सी क्या बच्चों, कंटीजेंट। अगला सी क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एफ क्या बच्चों, एफ है फ्लेक्सिबल। बी है बिहेवियरल। तो जो अगर आप ये मैं आपको केस स्टडी क्रैक करने का तरीका बता रहा हूँ, याद रखिएगा अगर डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में हो और वो तो चेक किसी तरह भी ऑर्गेनाइजेशन पे हो तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। अगर वो कहे कि भैया एग्जैक्ट, अगर ऐसी बातें करें कि ये एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देता, एक बेस्ट गाइडलाइन देता है, तो जनरल गाइडलाइंस है। तो खासतौर से केस स्टडी में याद रखना, सबऑर्डिनेशन और इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट की बात करें कि भैया आपका कि हमें एक मैनेजर को अपना इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट देखना चाहिए, तो किस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, सर जनरल गाइडलाइंस की बात कर रहा है। फिर अगर बच्चों वो प्रिंसिपल डिसिप्लिन की बात करें कि प्रिंसिपल डिसिप्लिन कैसे बने, कि हमने डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, जो जिन्होंने तोड़े उन पर फाइन से पेनल्टी लगाई, तो ये प्रिंसिपल डिसिप्लिन कैसे बना, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से। तो प्रिंसिपल और डिसिप्लिन की बात करें तो फॉर्म है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फिर जो आपका है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब फ्लेक्सिबल चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो सेंट्रलाइज ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज भी होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइज भी होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। जो रूटीन मैटर है वो आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए और जो आपके इंपॉर्टेंट मैटर है वो सेंट्रलाइज रखिए। फिर जो कंटीजेंट क्या है बच्चों, सिचुएशनल। तो सिचुएशनल इज फेयर एंड जस्ट एम्यूनेशन की फेयर एंड जस्ट एम्यूनेशन देनी चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है फाइनेंशियल एबिलिटी के ऊपर, कंप्यूटर की सैलरी के ऊपर और आपका फेयर कंप्यूटर की सैलरी के ऊपर और आपकी क्या नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंगली और आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। तो सिचुएशनल तो इसलिए कंटीजेंट हो गया। फिर जो बिहेवियरल, अगर बिहेवियर की बात करें तो जो आपके ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर है और ह्यूमन बींग की नेचर प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होती। जैसे प्रिंसिपल ऑर्डर, अगर प्रिंसिपल ऑर्डर यही कहता है कि ह्यूमन बींग्स का अगर देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग, तो ह्यूमन बींग अच्छा काम करेगा। लास्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जितने भी ये प्रिंसिपल है ये बताते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसा करेंगे तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, हालांकि फिर भी फुली तरह सिचुएशन नहीं है। थैंक यू बच्चों। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स हो गए हैं आपके।